नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। तो लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर कार्य समिति की यह बैठक, पिछड़ी जाति के वोटरों को रिझाने को लेकर यह बैठक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी इस दौरान मौजूद होंगे। आर्यनगर स्थित एक होटल में शाम को यह बैठक होगी। तो कानपुर में यह बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर आर्यनगर स्थित एक होटल में शाम को यह बैठक होने वाली है। हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो आज यहाँ पर कानपुर में होनी है। इस कार्यक्रम में इस बैठक में शामिल होने के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं और वो बैठक का जो उद्घोषण है वो शुरू करने जा रहा है और दीप प्रज्वलित करके उस बैठक को कल शुरुआत करेंगे। इस बैठक का जो मेन उद्देश्य माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में सिर्फ कानपुर ही, बुंदेलखंड, इटावा, बनारस और प्रयागराज, झांसी, मतलब कई जिलों से यहाँ कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस बैठक में। और कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो वोटर है, उनको रिझाने को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। इस बैठक में तमाम डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जो पिछड़ा मोर्चा के राज्य मंत्री नरेंद्र कुशवाहा, उस तमाम तरह के बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन काफी देर से डिप्टी सीएम केशव मौर्य का इंतजार हो रहा था कि वो आएंगे और दीप प्रज्वलित करके बैठक की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब इसमें ये थोड़ी कुछ ही देर में यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंच चुके हैं, वो कार्यक्रम स्थल पर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर वो दीप प्रज्वलित करके बैठक की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये बैठक जो फिलहाल 2 घंटे वैसे ही लेट उठती है, लेकिन अब ऑल ओवर देखा जाए तो हालांकि पूरे बैठक का मूल उद्देश्य ये कि जिस तरह पिछली बार अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उन जो वोटर थे, उनको रिझाने का काम किया था, और इस बार पिछले वर्ष के जो वोटर उनको रिझाने को लेकर बैठक की, बहुत बड़ी बैठक है। ये शाम को 6 बजे तक यह बैठक चलेगी। इसमें तमाम तरह के बड़े मंत्री और कार्यकर्ता और जो नेता है राष्ट्रीय स्तर के, सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल राम जी। और राम जी, इसके साथ ही कितने बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि तैयारियां देखिए जोरों पर चल रही थी, और चूंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही है, और इसी को देखते हुए ये जो बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह जो बैठक है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की तैयारी है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के है, और निकाय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी इसको देख रही है। यह बैठक जो सुबह 10:55 पर केशव प्रसाद मौर्य को कार्यक्रम स्थल पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणवश लेट हो गए और करीब 2 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हैं और दीप प्रज्वलित कर इस बैठक की शुरुआत करेंगे, और करीब 1 घंटे यहाँ बिताने के बाद इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद वह जो प्रधान है उनके साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे और कार्यक्रम चलेगा। 4 बजे के आसपास ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचेंगे, जो डिप्टी सीएम वो यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 बजे के आसपास भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा सकता है जो बैठक है शाम को 6 बजे तक यहाँ चलेगी। उसमें दिशा निर्देश जो कार्यकर्ता जो अन्य जिलों से यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे उनको दिशा निर्देश दिया जाए, किस तरह निकाय चुनाव को लड़ना है, किस तरह जो वोटर है उनको रिझाना है कि बीजेपी के पक्ष में उनको वोट करें, बीजेपी के पक्ष में लोगों को जोड़े। इन सभी चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी भी इन सभी कार्यकर्ताओं को एक अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण टिप्स देंगे, जिससे कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव जब होंगे तो उससे कहीं ना बीजेपी को उसका फायदा मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी इस जानकारी को देने के लिए। वहीं सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज आर्थिक और सामाजिक प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। होटल JW मैरियट कोलकाता में ये बैठक होनी है। 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो आज आर्थिक और सामाजिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो होटल JW मैरियट कोलकाता में ये बैठक होगी। 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, और
वहीं सपा के द्वारा भी 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। तो कोलकाता में इस बैठक का आयोजन आज दूसरा दिन है, जहां क्या कुछ रणनीति बनानी है 2024 को लेकर और सरकार को किस तरह साधना है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। तो आज आर्थिक और सामाजिक प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तो आपको बता दें, कोलकाता में इस बैठक का दूसरा दिन है और आज माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो आज आर्थिक और सामाजिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। होटल JW मैरिटल कोलकाता में ये बैठक हो रही है। तो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। अब बात अयोध्या की करेंगे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ थे। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने किया दर्शन पूजन। वहीं पर जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का भी स्थलीय निरीक्षण किया। देर शाम सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। देर शाम सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का निरीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या पहुंचे प्रदेश के मुखिया और इस दौरान हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने पहले दर्शन पूजन किया। तो जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ का भी स्थलीय निरीक्षण किया। देर शाम सूर्य कुंड सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, वक्त वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते रहे हैं। वहां पर किस तरीके से विकास कार्य चल रहा है, राम जन्मभूमि को लेकर क्या कुछ अभी तक कितनी काम हो चुका है, इसका निरीक्षण करते नजर आते हैं। राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है। इस दौरान देखिए, एक तरफ दर्शन पूजन है, दूसरी तरफ स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या पहुंचे हैं तो न कि सिर्फ विकास कार्यों का ही जायजा लेते हैं, बल्कि चूंकि एक प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से वर्षों से ही आस्था रही है। और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके गुरु अवैधनाथ का भी सीधा सरोकार अयोध्या से रहा है। जब भी वो अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी का उन्होंने दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया है। आज भी वह जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन किया। इसके बाद अयोध्या में जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वह राम पथ हो, भक्ति पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, इन सब का लगातार उन्होंने निरीक्षण किया। राम मंदिर का कार्य कितनी तेज हुआ है, लार्सन एंड टुर्बो के इंजीनियर हैं, टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं, उनसे उन्होंने बात की। कितनी रफ्तार और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि 2024 की जनवरी में ही सरकार की इच्छा है कि इस बार मंदिर में भगवान राम विराजमान हो सकें, जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच सकें, दर्शन कर सकें। इस पे लगातार उनका फोकस है। कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें ये चाहती हैं कि 2024 में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो। कहीं ना कहीं उसी की यार नजीर पेश होती आ रही है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे तो उन्होंने इंजीनियरों से बात की, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से बात की। कुछ ही देर में राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्यगोपाल दास, उनका स्वास्थ्य हाल और राम जन्मभूमि के निर्माण से संबंधित वह बात कर सकते हैं। एक संपार पुल बन रहा है, उसके बारे में भी वह निरीक्षण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जब यहाँ पर राम भक्त पहुंचे तो उन्हें कहीं ना कहीं सनातनी परंपरा की झलक दिखाई दे। जब भी कोई पर्यटक यहाँ पर पहुंचे उसे अच्छे होटल मिल सके, अच्छे गेस्ट हाउस मिल सके, हर कई बहुभाषी गाइड उन्हें मिल सके, ट्रैवल एजेंट अच्छे मिल सके। इन तमाम सारी मंशाओं के बीच मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द अयोध्या की जो विकास की रफ्तार है उसमें नए पंख लग सके। और शायद यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, उन्होंने दर्शन पूजन किया और इसके बाद वो अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे।
जमीनी निरीक्षण भी कर रहे हैं। जिन कागजों पर दावे लगातार किए जा रहे हैं, विपक्ष कई बार सवाल भी उठा चुका है अयोध्या के विकास को लेकर, उस जमीनी हकीकत को समझने आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और चूंकि देखिए राघवेंद्र अभी भी कई ऐसी जगह है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे, जैसे कि सूर्यकुंड सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण करेंगे। क्या कुछ आगे शाम तक का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है राघवेंद्र? इसके साथ ही साथ देखिए रामनवमी का मौका भी आने वाला है, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां और ज्यादा महत्वपूर्ण की जा रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए अयोध्या जो है सैकड़ों वर्षों से आस्था का एक केंद्र रही है जी। लेकिन अयोध्या यूं कहें कि ऋतु पहले उपेक्षित थी। धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा चोला था कि राजनेता अयोध्या के नाम से परहेज करते थे। साल 2019 की 9 नवंबर की तारीख में अयोध्या के विकास में जहां एक तरफ रफ्तार बढ़ाई, अयोध्या में श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी। एक तरफ जहां लोकल इंटेलिजेंस का इनपुट रहा है कि यहां पर क्राउड हो सकता है, भीड़ हो सकती है, उस भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए सड़कों का मुख्य तौर पर चौड़ीकरण होना, यहाँ के जो पार्क हैं उनको डेवलप करना, कुंड है उन्हें डेवलप करना, उसी में चाहे वह सूर्य कुंड हो, भरत कुंड हो, दंधावन कुंड हो, ये तमाम सारे ऐसे पौराणिक कुंड है जिनका रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और जिस प्रकार अभी मैंने कहा कि जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे तो उन्हें सनातनी परंपरा की झलक दिखाई, उसके बीच कहीं ना कहीं इन कुंडों का जो वर्णन होता है उस पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सके, वो समझ सके कि आखिर इन कुंडों का पौराणिक महत्व क्या है, सरयू नदी का पौराणिक महत्व क्या है, राम की पहाड़ी का क्या महत्व है। तो इन सभी जो सरोवर हैं इन सब पर कहीं ना कहीं विशेष नजर मुख्यमंत्री की है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनका स्वरूप कुछ एक यूं कहा जाए कि टूरिज्म लेवल पर बेहतर हो सके, टूरिस्ट जब वहां पर पहुंचे तो वो आकर्षण का केंद्र बन सके। इसे लेकर कहीं ना कहीं इंजीनियरों के साथ वो बात कर रहे हैं, इंजीनियरों को ब्रीफ भी करेंगे और साथ ही अधिकारियों को भी, चाहे वो पर्यटन विभाग के हों, संस्कृति विभाग के हों, अयोध्या शोध संस्थान के अधिकारियों, विकास प्राधिकरण नगर निगम के हों, इसके अलावा जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, ये तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं, उनके साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुशीनगर की, जहां खेत की ओर गए बुजुर्ग की हत्या से मची सनसनी। सिरफिरे युवक ने बांस से मारकर की हत्या, बुजुर्ग के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर उतारा मौत के घाट। मौके पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। हत्या के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। तुपट्टी थाने के बरवा सुखदेव गांव की ये घटना है। तो बुजुर्ग के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया एक युवक ने। तो खेत की ओर ये बुजुर्ग गया था और इसी दौरान युवक ने बांस से हमला कर दिया। तो तुर्कपट्टी थाने बरवा सुखदेव गांव की ये पूरी घटना है। मृतक जो मरे हुए हैं उनके बड़े भाई हैं, तो वो बीमार हैं, उनका स्थिति नाजुक है। 5-6 रोज पहले उनको गया था मारने के लिए, वो खखार दिए थे, खखारने पे चिढ़ता है। ये लोग दोनों भाई खखारते हैं ना, तो चिढ़ता है, तो उनको मारने के लिए गया था। उसका रिपोर्ट हुआ था थाने में, तो आ ही नहीं रहा था उनके दरवाजे से, तो गाँव के लोग खींच करके हटाए उसको। मृतक जो मरे हुए हैं उनके खबर श्रावस्ती से है, जहां पर थाना इकौना के सीताद्वार के पास नेशनल हाईवे 730 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 3 बजे भोर में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ट्रक क्लीनर ने दम तोड़ दिया। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। तो 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। मेरठ में पॉक्सो एक्ट में आरोपी ने फांसी लगाई है, जहां रेप और पॉक्सो के आरोपी जितेंद्र ने फांसी लगाई। आपको बता दें जितेंद्र हापुड़ जिले के थाना धलौना से जेल गया था। ये मामला 2016 का है, जहां जितेंद्र पर धारा 363, 366A, 376 और पॉक्सो एक्ट में जेल गया था और गाजियाबाद कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।
महोबा से खबर है जहां 13 बिजली कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम के निर्देश पर हुई है ये बड़ी कार्रवाई। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली आपूर्ति ठप हुई है। डीएम के निर्देश पर धारा 456 और 7C एल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। विद्युत कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना। महोबा शहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। तो जहां एक तरफ विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब कार्रवाई का दौर भी देखने को मिल रहा है। 13 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हुई। महोबा से ये खबर आपको दे रहे हैं जहां महोबा शहर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला। महाराजगंज में पुलिस की पेट्रोलिंग से बड़ी अनहोनी टली है। दरअसल पुलिस कर्मियों के हूटर मारते पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान कब्रिस्तान के पास 20 वर्षीय लड़के का गला काटकर हत्या का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें घायल के सिर और गले पर गंभीर चोट आई है। आनन फानन में पुलिस ने घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। सदर थाना क्षेत्र के नगरपालिका स्थित धनेई का मामला है। बहाली हेतु गबड़िया क्षेत्र में हमारी पुलिस मूव कर रही थी। उसी दौरान लोगों से ये पता चला कि एक बच्चा धनेवा दही की तरफ नहर के किनारे घायल पड़ा है। जब पुलिस पहुंची तो देखा कि सिर में चोट थी, गला काटने का संभवतः प्रयास किया गया था, जो ऊपरी तौर पर ही है। यहाँ डॉक्टरों ने जब आए तो बताया और उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। बेहतर इलाज के लिए उसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। यहाँ डॉक्टरों ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि ऊपरी गले की सतह कटी हुई है, खतरे से बाहर है और उसकी पहचान की जा रही है। वो दीनदयाल की शर्ट, पीली शर्ट। रायबरेली में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर महिला को लात घूसा और लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित महिला ने खीरो थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि दबंगों ने छेड़खानी की है, साथ ही मेरे घर से जेवर सहित रुपए भी लूट लिए हैं। पीड़िता के मुताबिक जमीन पहले दबंगों के पिता से खरीदी थी, जिसके बाद दबंग के पिता की मौत हो जाने के बाद दबंगों ने महिला के घर का ताला तोड़कर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के राजू नगर का बताया जा रहा है। एटा के जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर विद्युत कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जहां अभी तक 65 विद्युत कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है, जिसके चलते विद्युत कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं एटा अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने जिले के सभी बिजली घरों को सघन जांच की है और संविदा विद्युत कर्मियों के अनुपस्थित मिलने पर 65 विद्युत संविदा कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। विद्युत कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल को देखते हुए डीएम ने ये कड़ी कार्रवाई की है। तो 65 विद्युत कर्मियों की सेवा समाप्त की गई। तो विद्युत कर्मियों की जिस तरह से हड़ताल चल रही है उसको देखते हुए अब ये बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है। अब खबर हापुड़ से है, जहां पर थर्माकोल बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। भीषण आग से इलाके में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रोहतास स्टाइपेन प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी है, जहां दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना धौलाना इलाके के यूपी साइड इलाके की घटना बताई जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट से ये भयंकर आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो थर्माकोल की फैक्ट्री बताई जा रही है।
खबर झांसी से है, जहां पुलिस के तमाम कवायद के बाद भी लूट की घटनाओं पर रोकथाम नहीं लग रहा है। ताजा मामला गरौठा तहसील के खैरो नूनार का है, जहां बदमाशों ने असलहे के दम पर जैन परिवार को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। बताया जा रहा है कि असलहा और धारदार हथियारों से लैस 60 बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों के मुताबिक बदमाशों ने घर में रखे लाखों रुपए और सोना चांदी के जेवरात और मोबाइल लूट ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। घर पर आए थे ये लोग और बोले कि क्या क्या है जेवर, और पापा को हमारे हस्बैंड को मारा और बोले कि जेवर दे दो, पैसा कितना है, दुकान से पैसा ले लिया, हमारे घर से जितना पैसा था, और मेरे हस्बैंड को इन लोग को मारा, मम्मी को मारा और मोबाइल वगैरह सब ले गए। बोले रिपोर्ट नहीं करना पीछे। कितने लोग थे? 10-12 लोग। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां एसएसपी संजीव सुमन का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल, 4 फरार। लुटेरों ने लोहे की प्लेटों को लूटा था। 1 पिकअप और 2 तमंचा कारतूस बरामद। घायलों की लूटी गई लाखों की प्लेट भी बरामद हुई है। तितावी थाने के बगहा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। अब खबर हमीरपुर से, जहां 7 गायों की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। पानी पीने के बाद गायों की हुई मौत हुई। तो ट्यूबवेल में पानी पीने से गायों की हालत बिगड़ी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। गायों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना मिलने पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। तो हमीरपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां 7 गायों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। पानी पीने के बाद गायों की ये मौत हुई है। तो ट्यूबवेल में पानी पीने से गायों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद इन गायों की मौत हो गई। तो सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। तो गायों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और किस वजह से ये मौत हुई है, कहीं ना इसकी जांच में अब जुटी हुई है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पत्रकार और उसकी बेटी का अपहरण कांड। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पिता पुत्री को जबरन गाड़ी में डालते दिखे गुंडे। पिता को बचाने के लिए गुंडों से मुकाबला करती रही बेटी। यूपी कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज शेयर कर लॉ एंड ऑर्डर पर उठाई सवाल। वीडियो ट्वीट कर यूपी पुलिस और सरकार को घेरा। तो किस तरह से पिता पुत्री को जबरन गाड़ी में डालते दिखे गुंडे और ये पूरा अपहरण का कांड सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। तो पिता को बचाने के लिए गुंडों से मुकाबला करती रही बेटी। यूपी कांग्रेस ने इस पूरी सीसीटीवी फुटेज को शेयर किया है। अब आपको सीधी तस्वीरें कोलकाता से दिखाते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। आजम खान का भी जिक्र किया गया है, रेजोल्यूशन जो पास किया गया है कि आजम खान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसकी चलते जांच हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है, न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। फार्मूला नहीं बताया जाएगा। फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अखिलेश जी, आपने पहले कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले आप एक नॉन कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट के तहत जो है अन्य जो विपक्षी दल है, रीजनल पार्टी, उनको
साथ लेकर आएंगे। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले हम ये माने कि ये जो फ्रंट है वो बिना कांग्रेस के ही होगा रीजनल पार्टीज के साथ? अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अखिलेश जी, सवाल यह है कि यूपी पुलिस ने आंकड़ा जारी किया जहां पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब एनकाउंटर हुआ है, उसमें 68 के करीब क्रिमिनल्स मारे गए, कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।